हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमर्स एकेडमी पे। हम लोग जो एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट किए हैं, आज उसका ये तीसरा लेक्चर है, यानी कि हम लोग चैप्टर 3 को पढ़ेंगे और उसमें हम लोग किसको पढ़ेंगे? तंतु से वस्त्र तक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? फाइबर टू फैब्रिक। यानी कि बेसिकली जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, जो हमें एनसीईआरटी सिखाएगा, वो कहीं ना कहीं कपड़ों के बारे में सिखाएगा कि हमें क्या है, कैसे कैसे कपड़ों की जानकारी मिली, कैसे कैसे हम कपड़ों की बुनाई करते हैं, कैसे कैसे हम कपड़ों को बनाते हैं। तो आपको पहले भी बता दिया था मैं कि हम लोग का एक स्लाइड होगा जिसमें दिया हुआ रहेगा विषय सूची। उस विषय सूची में पहले ही हम पढ़ लेंगे कि हम लोग एनसीईआरटी में बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये विषय सूची है आपका। अब ज़्यादा आपको हम समझाएंगे नहीं, क्योंकि अब टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2 दिन मैंने समझा दिया कि कैसे कैसे क्लास चलेगा। हम लोग आते हैं इसके ऊपर, विषय सूची के ऊपर। अभी पहले एक बार मैं बता दूँ आपको कि जो हम लोग वादा किए थे कि हर एक संडे को ऑफलाइन टेस्ट लिया जाएगा, जितने अभी दिन हम लोग पढ़ेंगे एक वीक में। अभी हम लोगों ने फ्राइडे और सैटरडे को 2 चैप्टर कंप्लीट किया था, चैप्टर 1 चैप्टर 2 को। हम लोगों ने संडे को उसका टेस्ट लिया, उसका पेपर अभी लास्ट में ऐड किया गया है। हम लोग उसको भी एक बार क्या कर लेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से देख लेंगे। तो आप लोग जब ये वीडियो कंप्लीट होगा तो जाइएगा नहीं, आप लोग क्या करिएगा, लास्ट में बने रहिएगा। हम लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं चीज़ों को लास्ट में कंप्लीट करवा देंगे। जो 2 चैप्टर का क्लास हो चुका है उसका हम लोग क्वेश्चन बनाए हुए हैं, वो पढ़ा देंगे। आते हैं हम लोग, ये जो चैप्टर है विषय सूची जिसे मैं कह रहा था, ये जो स्लाइड है, ये बेसिकली बताएगा हमें कि इस चैप्टर में एनसीईआरटी हमें क्या क्या बताने वाला है, एनसीईआरटी हमें क्या क्या सिखाएगा। तो पहले हम लोग इस चैप्टर के अंदर में सामान्य जानकारी को पढ़ेंगे, यानी कि ये जो चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में मोटा मोटी पढ़ेंगे कि ये चैप्टर किसके लिए है, क्यों है, क्या फायदा है, क्या फायदा नहीं है। दूसरा ये जो है, इसमें जिस तंतु की चर्चा कर रहा है उस तंतु के बारे में थोड़ा जानेंगे और तंतु के प्रकार के बारे में जानेंगे, टाइप के बारे में जानेंगे। यानी कि तंतु कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु क्या होता है, मानव निर्मित तंतु क्या होता है, प्राकृतिक तंतु कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, जो मानव निर्मित तंतु है उसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, हम लोग उसे पढ़ेंगे। तीसरा जो हम इसमें पढ़ेंगे, उस तंतु में एक होगा रुई, जो हमें मिलेगा कहाँ से, कपास के पौधा से। उसी में एक कौन सा होगा आपका, जूट, ये कहाँ से मिलेगा, पटसन से। उसी में हम पढ़ेंगे वस्त्र बनाने की विधियाँ, अलग अलग विधियाँ हैं, पहले कताई करते हैं फिर बुनाई करते हैं, उसमें जो शब्दावली है, शब्दावली के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और तीसरा जो है वो तीसरा है वस्त्रों का इतिहास। लेकिन यानी कि हम लोग कैसे कैसे पुराने जमाने के जो लोग थे, जो प्रागैतिहासिक काल के लोग थे, जो आदिवासी, जो हम लोग जानवर के जैसे हम लोग थे, उस समय हम लोग कैसे वस्त्र पहनते थे, धीरे धीरे कैसे ये वस्त्र का विकास हुआ, हम लोग उसको पढ़ेंगे। और आखिरी में पढ़ेंगे हमने क्या सीखा, हमने क्या सीखा, यानी कि रिकैप वाला जो श्रृंखला है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें नीचे चला गया है, इसमें एक और दिया हुआ है एमसीक्यू, यानी कि लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो चैप्टर 1 और 2 का हम लोगों ने लेक्चर कंप्लीट किया है, उस लेक्चर का हम क्या करेंगे, किसी न किसी माध्यम से अभी हम लोग उस एमसीक्यू को देखेंगे और उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग मेन चैप्टर के ऊपर। यहाँ से अपना चैप्टर की शुरुआत हो गया। इसमें दिया गया सामान्य जानकारी, यानी कि जो मनुष्य की आवश्यकता है वो आवश्यकता 3 प्रकार की है। और वो कौन कौन 3 तरह की है, वो कौन कौन सी है? रोटी, कपड़ा, मकान। तो रोटी के बारे में जानकारी हमें बाद में मिलेगा, जो मकान है उसके बारे में जानकारी हम बाद में लेंगे। ये जो एनसीईआरटी का सीरीज है, ये जो एनसीईआरटी का चैप्टर है, वो किसके बारे में बताएगा, कहीं ना कहीं आपको बताएगा वस्त्र के बारे में, वस्त्र के बारे में। और वस्त्र जो बनता है वो वस्त्र धागों से बनता है, यानी कि आप हम जो भी वस्त्र पहनते हैं वो वस्त्र किससे बनता है बेटा? धागों से बनता है, धागा से बनता है, या धागों से बनता है। और ये जो धागा है, इसी धागे को हम क्या बोलते हैं? तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। यानी कि जो आप वस्त्र पहन रहे हो, जो हम वस्त्र पहन रहे हैं, वो वस्त्र कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो बना हुआ है, किससे है? धागों से। किससे बना हुआ है? धागों से। और वो जो धागा है, उस धागा के लिए एक शब्द यूज किया गया है फाइबर, यानी कि उस शब्द यूज किया गया है तंतु। इसमें आपको दिखाया गया है कि आप जो ये पहन रहे हो, अब देखो कपड़ा का यूज है, जैसे हम लोग मौसम से बचने के लिए भी कपड़ा पहनते हैं। ठंड के दिनों में आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से, ज़्यादा ऐसे बच्ची दिखाई दे रही हो आपको कि ठंड से बचने के लिए क्या की है, बहुत ज़्यादा पहन ली है। अब ये बात अलग है कि दिखाने के लिए भी पहनी होगी, लेकिन हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं या कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो सीजन के अकॉर्डिंग कपड़ा नहीं पहनते, दिखाने के अकॉर्डिंग, शो ऑफ के अकॉर्डिंग कपड़ा पहनते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये गूगल से फोटो उठाया गया है कि ये किसके लिए पहनी है, लेकिन मान लिया जाए कि ये ठंड से बचने के लिए पहनी है। तो एक तो मौसम के अनुरूप हम लोग कपड़ा पहनते हैं, और दूसरा जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं वो किसके लिए पहनते हैं? कहीं ना कहीं सेफ्टी के लिए। जैसे जो लोग खद्यान में काम करते हैं, जो लोग लैब में काम करते हैं, उनके लिए भी कपड़ा है। तो कपड़ा का क्या है, बहुत हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस एक रोल है, उसी रोल को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये जो समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप जिस रोल को पढ़ेंगे, यानी कि जिस कपड़ा की भूमिका को पढ़ेंगे, जिस वस्त्र की भूमिका को पढ़ेंगे, वो वस्त्र कहीं ना कहीं बनेगा किससे? धागों से। बनेगा किससे? धागों से। और उसे क्या बोलेंगे? फाइबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फाइबर बोलेंगे, फाइबर बोलेंगे, फाइबर बोलेंगे। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो वस्तु की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, उसमें से एक कपड़ा के बारे में।
और कपड़ा जो हम पहनते हैं वो कपड़ा बनता है किससे? वो कपड़ा बनता है धागों से, और उस धागे को हम क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। फिर अगला यहाँ पे दिखाया गया है कि ये धागा है, और इस धागा से क्या किया है? इस बच्चिया ने कपड़ा बना करके वो पहना है, मतलब ये नहीं बने होगी, कंपनी में बना होगा। आगे आते हैं तंतु एवं उसके प्रकार। पहले तंतु क्या है बताया गया कि तंतु कुछ नहीं है, बेसिकली क्या है? एक धागा है, एक धागा है। आप जब एनसीईआरटी किताब को पढ़िएगा तो उसमें दिया गया है चीज़ों को कि आप जब जो ऊन होता है या जो धागा होता है, उस धागा को जब आप देखिएगा तो पतला पतला उसमें भी लड़ी होता है, और कभी कभी वो लड़ी जो है वो पीक पॉइंट पे फैल जाता है, तो हमें सुई के अंदर उसको इन्वॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं। यानी कि ये जो बताने का प्रयास कर रहा है कि ये बहुत पतला पतला क्या होता है? धागा होता है, पतला पतला धागा होता है। और ये जो धागा होता है, इसी धागा से हम क्या करते हैं? कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से वस्त्र का निर्माण करते हैं। अब ये धागा दो टाइप का होगा, ये धागा दो टाइप का होगा। एक जो धागा होगा उस धागे को हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक तंतु, प्राकृतिक तंतु, प्राकृतिक तंतु, और दूसरा जो होगा उसे हम बोलेंगे मानव निर्मित तंतु, मानव निर्मित, मानव निर्मित तंतु, तंतु। यानी कि एक जो होगा वो नेचुरल फाइबर होगा, और दूसरा कैसा होगा? सिंथेटिक फाइबर होगा। यानी कि एक कैसा होगा? प्राकृतिक से हम लोग प्राप्त करेंगे, और एक क्या होगा? लेबोरेटरी के माध्यम से, कहीं ना कहीं शोधों के माध्यम से क्या किया जाएगा? उसे बनाया जाएगा। दूसरा जो ये आपको दिखाई दे रहा है प्राकृतिक तंतु, ये प्राकृतिक तंतु हमें दो तरह से प्राप्त होगा। एक प्राप्त होगा पादप से, पादप से, और दूसरा प्राप्त होगा जंतु से, दूसरा प्राप्त होगा जंतु से। पादप से जो हमें प्राप्त होगा बेसिकली वो हमें प्राप्त होगा, दो तरह का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक पादप से प्राप्त होता है, उसे हम बोलते हैं कपास, उसे हम बोलते हैं कपास, और दूसरे को हम बोलते हैं जूट, दूसरे को हम बोलते हैं जूट। वैसे यहाँ पे जो हमें जंतु से प्राप्त होगा, जंतु से प्राप्त होगा, उसमें से पहले को हम बोलेंगे रेशम, रेशम, और दूसरे को हम बोलेंगे ऊन, दूसरे को हम बोलेंगे ऊन। अभी आपको दिख रहा होगा कि बैकग्राउंड का थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं गाड़ी का आवाज़ आ रहा होगा। हमारा जो ये जो कोचिंग है वो कोचिंग कहीं ना कहीं सड़क के किनारे है। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम किया है, लेकिन फिर भी आवाज़ें अभी भी आ रही हैं। अभी लगातार हमारे टीम का काम चालू है 1 से 2 दिन के अंदर में, यानी कि बहुत जल्द ही आपको ये दिखेगा कि बिल्कुल भी बैकग्राउंड साउंड नहीं आ रहा है। कभी कभी यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं तो उसका जो एक वाइब्रेशन है, उसका जो साउंड है वो हमें क्या हो रहा है? महसूस हो रहा है। जब हमें महसूस हो रहा है तो इस माइक के माध्यम से आपको भी महसूस हो रहा होगा। तो बिल्कुल भी इसके लिए इरिटेट नहीं होना है आपको। 1 से 2 दिन में ये जो बैकग्राउंड का साउंड आपको आ रही है वो बिल्कुल ही क्या कर दिया जाएगा? उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ फिर से आते हैं कि तंतु के बारे में हमने क्या बताया कि तंतु एक बहुत पतला पतला धागा होता है, उस धागे से हम क्या करते हैं? कहीं ना कहीं कपड़े का, वस्त्र का निर्माण करते हैं। दूसरा, ये जो धागा होगा, ये जो तंतु होगा, वो तंतु 2 प्रकार का होगा। एक हम नेचर की दी गई वस्तुओं से प्राप्त करेंगे। नेचर ने किसको दिया? पादप को, तो पादप से हम प्राप्त करेंगे। पादप से हम किसे प्राप्त करेंगे? तो कपास को। किसे प्राप्त करेंगे? जूट को। दूसरा, कुछ जंतुओं से भी हम रेशम को बनाते हैं, कपड़ों को बनाते हैं, और वो पहला कौन सा है बेटा? रेशम, और दूसरा कौन सा है? ऊन। वैसे ही मानव निर्मित कुछ आजकल जो है वो टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बढ़ गया है, और अब हम लोग क्या करते हैं? केवल इन्हीं रेशम से, ऊन से, या कपास से, या जूट से हम लोग कपड़ों का निर्माण नहीं करते हैं। हम लोग कपड़ों का निर्माण आर्टिफिशियल तरीके से, कहीं ना कहीं लेबोरेटरी के फैक्ट्री के माध्यम से भी करते हैं। और उसमें जो पहला होगा उसे बोलेंगे नायलॉन, उसे बोलेंगे हम लोग नायलॉन। जो आपका दूसरा होगा उसे हम बोलेंगे पॉलिस्टर, उसे हम बोलेंगे पॉलिस्टर। जो तीसरा होगा उस तीसरे वाले को हम बोलेंगे एक्रिलिक। एक्रिलिक एक्रिलिक कुछ नहीं है, सिंथेटिक फाइबर है। ऐसे ही प्रकार है जो से प्लास्टिक के जैसा ही होता है, सिंथेटिक प्लास्टिक है, आप मान लो ये प्लास्टिक के जैसा होता है। फिर से एक बार, तंतु एवं उसके प्रकार। तंतु क्या है? बेसिकली एक धागा नुमा संरचना है, धागा ही है मान लिया जाए। ये जो धागा है ये हमें 2 तरह से प्राप्त होगा, एक प्राकृतिक के आधार पर, एक लेबोरेटरी के आधार पर। जो लेबोरेटरी के आधार पर प्राप्त होगा उसमें पहला कौन सा हो जाएगा? नायलॉन। दूसरा कौन सा हो जाएगा? पॉलिस्टर। तीसरा कौन सा हो जाएगा? एक्रिलिक। वैसे ही जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है वो एक हो जाएगा रेशम, दूसरा हो जाएगा ऊन, तीसरा हो जाएगा कपास, चौथा हो जाएगा जूट। और ये जो है जो हमें पादप से प्राप्त हो रहा है उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक तंतु में पादप तंतु, और जो हमें जंतु से प्राप्त होता है उसे बोलते हैं प्राकृतिक तंतु में जंतु का तंतु, यानी कि जंतुओं से प्राप्त तंतु। फिर से एक बार यहाँ पे सामान्य जानकारी दिया गया था, यह बताया गया सीधा कि आप लोग क्या करते हैं? हम लोग कपड़ा पहनते हैं अलग अलग आवश्यकताओं के लिए। जैसे कोई ठंड से बचने के लिए पहनता है, जैसे कोई कपड़ा को पहनता है सुरक्षा के लिए, और कोई
पहनता है दूसरे को इंप्रेस करने के लिए। खैर उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, कौन इंप्रेस करने के लिए पहनता है, किसको इंप्रेस करने के लिए पहनता है, ये आप खुद ही समझदार है। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया कि यहाँ पर जो कपड़ा पहन रहे हो ना, वो कपड़ा बनता है किसी छोटे छोटे धागों से, और उसी धागों के लिए एक यूज किया गया शब्द उसे बोलते हैं हम फाइबर या तंतु। इसमें बताया गया कि जो तंतु होगा वो तंतु बेसिकली दो प्रकार का होगा। एक हम लोग लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल माध्यम से बनाएंगे, उसे बोलेंगे हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर, या उसे बोलेंगे हम मानव निर्मित तंतु। और उसमें पहला कौन सा हो जाएगा, नायलॉन, दूसरा होगा पॉलिस्टर, तीसरा होगा एक्रिलिक। वैसे यहाँ पे जो है प्राकृतिक वाला में, उस प्राकृतिक वाला में पहला हो जाएगा पादप से प्राप्त तंतु, उसमें हो जाएगा कपास और जूट, और दूसरा हो जाएगा जंतु से प्राप्त तंतु, उसमें हो जाएगा रेशम और ऊन। आगे आते हैं, एक काफी छोटा टॉपिक है कपास। पहला जो टॉपिक खोला है, टॉपिक के बारे में चर्चा किया है, यानी कि पहला तंतु के बारे में चर्चा किया है, वो कौन है, कपास। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कपास जो होता है वो एक फूल होता है, वो फूल होता है। और जब ये फूल अपनी विकसित अवस्था में आता है, अपने विकसित अवस्था में आता है, तो इसे हम गोलक बोलते हैं। उसमें चर्चा किया है, आप देख लीजिएगा। जब ये अपने विकसित अवस्था में आएगा तब उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम गोलक कहेंगे, उसे हम गोलक कहेंगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो यह है कि यह हमेशा काली मिट्टी में उगाया जाएगा, काली मिट्टी में उगाया जाएगा। तीसरा, यहाँ की जो जलवायु होगी वो जलवायु गर्म होगी, गर्म जलवायु में ये उगेगा, जलवायु गर्म होगी, गर्म होगी। पहला फिर से एक बार, कपास ये तंतु का ही प्रकार है जिससे हम लोग क्या करते हैं, तंतु को बनाते हैं। ये जो है ये फूल होता है, बेसिकली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये क्या होता है, फूल होता है। और दूसरा, जब ये विकसित अवस्था में होता है तो ये गोल रुई बन जाता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, गोलक बोलते हैं। दूसरा, ये जो कपास की खेती की जाती है वो कपास की खेती कोई रेवर मिट्टी पे या कहीं पर जो काली मिट्टी नहीं है वहां पे नहीं हो सकता है। ये होगा कहां पर, ये होगा हमेशा काली मिट्टी वाले एरियाज में। दूसरा, अगर काली मिट्टी वाला एरिया है लेकिन वहां का जो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर कम है, वहां पे कपास की खेती हो ही नहीं सकती है। इसके लिए क्या, काली मिट्टी के साथ साथ जो जलवायु चाहिए वो गर्म चाहिए। और ये दोनों का दोनों जो एक क्राइटेरिया है वो पाया जाता है दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में। इसीलिए दक्षिण भारत में ही इसकी ज़्यादा खेती होती है। और इसका एक राज्य का हम नाम बोले तो इसका राज्य ले लो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है, कुछ जो पिछला बार हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो कपास की खेती होती है वो कहाँ होती है, या ऐसे पूछा गया था कि कपास की खेती कहाँ ज़्यादा कही जाती है, तो कहाँ पर होती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं, ये आपको कपास दिखाई दे रहा है, ये फूल होता है बेसिकली। और जब ये फूल विकसित अवस्था में होता है यानी कि अंतिम अवस्था में होता है तो उसे हम गोलक कहते हैं। तीसरा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये खेती काली मिट्टी में होगा। चौथा, इसके लिए गर्म जलवायु चाहिए। और ये दोनों का दोनों जो एक क्राइटेरिया है, कहीं नहीं, दोनों का दोनों जो एक फीचर है वो कहाँ पाया जाता है, दक्षिण भारत में। और इसमें भी राज्य कौन दक्षिण भारत का अग्रणी है तो अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें एक और चीज समझिएगा, कहा जाता है कि जब ये फल के रूप में होता है तब जब ये फल के रूप में होता है यानी कि जब ये विकसित नहीं होता है तब ये कैसा दिखता है। तो उसमें दिया है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है आपका बुक में कि हम कहीं और पढ़े थे, ये नींबू के जैसा दिखता है। आपके बुक में ही दिया है कि ये नींबू के जैसा दिखता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि देखिए ये फूल निकलने के पहले की जो अवस्था है ये आपको दिखाई दे रही होगी इस तरह से। तो नींबू जस्ट ऐसा ही होता है, आप इसको देख लीजिए एक बार, नींबू ऐसा ही होता है। तो मेरे ख्याल से आपकी किताब में चर्चा किया है कि जब ये विकसित नहीं होता है तब ये कैसा होता है, नींबू के जैसा होता है। आगे आते हैं हम लोग, मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ कि ये जो स्लाइड है ना, जो स्लाइड का हेडिंग है, वो स्लाइड का हेडिंग कहीं ना कहीं आपको जो बताने का प्रयास कर रहा है वो बताने का प्रयास करता है कि हमें क्या क्या सिखाया जाए। यानी कि पहले मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं कि यहाँ पे जो सिखाया गया वो दिया गया सामान्य जानकारी कि तंतु क्या है, क्यों आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता क्यों है। तो हमने बताया कि कपड़ों की आवश्यकता अलग अलग माध्यम के लिए है। इसे बताया कि जो तंतु जिससे कपड़ा बनाया जाता है वो कितने तरह का होता है। तो लिखा गया कि 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का। मनीष, इस खिड़की को बंद करिए, तो ये वाला खोला, इसको बंद कर दीजिए। दूसरा बताया गया कि ये 2 तरह का होता है, एक होता है प्राकृतिक तंतु, एक होता है मानव निर्मित तंतु। प्राकृतिक तंतु जो होता है वो पादप से प्राप्त होता है और दूसरा जंतु से प्राप्त होता है। जंतुओं में जो प्राप्त होगा उसे बोलेंगे रेशम और उसे बोलेंगे ऊन। जो पादप से प्राप्त होगा उसे बोलेंगे हम कपास और जूट। आगे आते हैं, मानव निर्मित वाला आपको बता दिया गया, कपास के बारे में जानकारी दे दिए। अगला जो दिखाई दे रहा है वो है पटसन। तो पटसन के बारे में 2 चीज याद रखिएगा कि पहला, इसके लिए अधिक मात्रा में वर्षा चाहिए, जल चाहिए। और ये जल कब होगा, मिलेगा इसको, तो इसको मिलेगा वर्षा ऋतु में। तो ये उगाया कब जाता है, वर्षा ऋतु में। दूसरा, इसको विकसित करने से पहले, यानी कि इसको तंतु बनाने से पहले हम क्या करते हैं, इसको गीला करके छोड़ देते हैं, यानी कि पानी में डुबाकर छोड़ देते हैं। गीला करके छोड़ने से
क्या हो जाएगा, ये आपका धीरे धीरे तंतु बनकर तैयार हो जाएगा। जब आप इसको देखिएगा खेती को, ये हमारे किसान भाई लोग हैं, इन्हीं के ऊपर दुनिया है, इन्हीं के ऊपर पूरा देश है। बड़ा सम्मान है मेरा किसानों के प्रति, मैं भी किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ और आप में से जो भी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं वो किसान नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं। कोई लड़का अगर बाहर में रह के पढ़ाई कर रहा हो या मेरा ही वीडियो देख रहा है और अगर वो जाकर कभी घर पे महसूस करता होगा, क्योंकि देखिए अभी फ़ोन का ज़माना आ गया है। जब आप घर पे जाते हैं छुट्टी में, जो लड़के बाहर आ रहे होते हैं तो उनको घर वाले इसलिए काम करने के लिए नहीं बोलते हैं कि भाई 2 दिन के लिए आए हम क्या काम करें, और बच्चा का फ़ोन का प्रभाव इफेक्ट इतना बढ़ गया है ना कि सच में वो काम नहीं करता है। लेकिन फिर भी अगर आप किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और जा करके आप काम करते होंगे खेत में छुट्टी के दौरान, तो आपको पता चलता होगा कि बहुत मेहनत है। इतना मेहनत मतलब कोई भी नहीं कर सकता जितना ये लोग मेहनत करते हैं। खैर इस पर चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये जो दिखाई दे रहा है इसका खेती किया जा रहा है, काटा जा रहा है, ये काट करके छोड़ दिया जाएगा, ये गलेगा, गलने के बाद क्या हो जाएगा, आपका कहीं ना कहीं पटसन का निर्माण हो जाएगा। आप लोग इसका एग्जाम्पल देखोगे जहां पर आप सूतरी देखे हो, सूतरी, सूतरी इसको बोलते हैं, या और एक बोरा होता है सूती बोरा, आप लोग देखे होंगे एक सूती बोरा होता है। वो जो सूती बोरा होता है बेटा, वो बेसिकली क्या होता है, बना हुआ होता है पटसन का, पटसन का। दूसरा, कोई लड़की फांसी लगाएगी, चाहे कोई लड़का फांसी लगाएगा तो जाकर के इसी से फांसी लगाता है। अरे तरह जब मरे के मन है भाई तो कोई सारा माध्यम है, कहीं ना कहीं बगल में गंगा जी होगा, कोई नदियाँ होगी, बगल में कहीं ना कहीं लाइट होगा, उसको पकड़ लो। ये दिखावटी होता है कि नहीं होता है? लव मैरिज का मैटर आता है, चाहे कोई प्यार व्यार का मैटर आता है तो धमकी देता है कि हम फांसी लगा लेंगे, और जाकर के यही वाला रसिया उठाएगा, झूठों के दिखाएगा। घर वाले को भाई प्रेम मुँह है, जाकर के रोकते हैं कि बोल बेटी क्या चाहिए, बोल बेटा क्या चाहिए, तो फिर वो बताते हैं कि हमें ये कर दो वो कर दो, तो फिर लगता है खैर छोड़िए ये हम नहीं बोलेंगे। हम फिर से आपको बता दे रहे हैं कि थोड़ा सा जो मेरा नेचर है पढ़ाने का वो पता नहीं क्यों मतलब हल्का सा एक आ जाता है कॉमेडी वाला पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं जब पढ़ा रहा था पिछले क्लास में, मैंने एक लड़की वाला कुछ मैटर पे बोला था, तो कुछ जो लोग हैं वो बोल रहे थे कि सर काफ़ी मतलब अच्छे से आप पढ़ाते हैं, मज़ा आता है उस तरीके से। कुछ लोग बोल भी रहे थे कि आगे बढ़ने के लिए आपको इन सब चीज़ों पे सुधार करना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए छोटी छोटी हरकतों पे सुधार करना पड़ेगा। आपको बता दे रहे हैं कि वो हरकत नहीं है, और ऐसा नहीं कि हम जानबूझकर बोलते हैं। मेरा पढ़ाने का नेचर ही वैसा है कि कहीं अगर मुझे कुछ बोलने का मौका मिलता है लड़के और लड़कियों के ऊपर तो मैं बोलता हूँ। अगर आपको गलत लग जाता है तो हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन गलत लगना नहीं चाहिए। बस ये पार्ट होता है किसका, स्टडी का। वीडियो बोरिंग लग जाए 1 घंटे में, आधे घंटे में, या आपको मन नहीं करे पढ़ने का, तो फिर वीडियो बनाने का क्या फायदा। ऐसा वीडियो होना चाहिए कि आपको लगना चाहिए पढ़ने के बाद कि नहीं भाई क्या बंदे ने पढ़ाया है, और आपको मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है, लाइक ठोकना पड़े और कमेंट करना पड़े। खैर कोई बात नहीं, अभी तो हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि भाई लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये आपको दिखाया गया कि ये पटसन है बेसिकली। ये क्या होता है, अधिक जल वाले में तो अधिक वर्षा वाले सीजन में होता है, और दूसरा इसको विकसित करने के लिए हम क्या करते हैं, गीला करके छोड़ देते हैं। पटसन के बारे में कुछ तथ्य हैं, जैसे आपको पीछे तथ्य बताया था कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, क्योंकि महाराष्ट्र में काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। और दूसरा, काली मिट्टी ज़्यादा पाए जाने के साथ साथ वो पड़ती है प्रायद्वीपीय भारत में, और प्रायद्वीपीय भारत का तापमान क्या होता है, कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। हम लोग आगे जियोग्राफी वाले क्लास में करेंगे। मैं एक और बात बता रहा हूँ कि जो एक एनसीईआरटी पे पकड़ है, वो पकड़ ठीक ठाक है हम लोगों का। हम लोग बहुत काम किए हैं सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के दौरान में। तो अगर लगे कि आपको जैसे एक टॉपिक है जियोग्राफी, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि भैया ऐसे ही सीरीज जियोग्राफी का स्टार्ट करिए ना, तो 1-2 बच्चों के कहने पर हम लोग सीरीज नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग के फेज में डायरेक्ट 2-3 वीडियो एक दिन में अपलोड करना सही नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को लगेगा फिर कि सर वीडियो अपलोड होना चाहिए और एनसीईआरटी का, जैसे जियोग्राफी मान लिया जाए, क्योंकि टॉपिक है जियोग्राफी का तो हम बोल रहे हैं, तब हमें मैसेज करिएगा कमेंट में कि भैया जियोग्राफी का भी सेशन लाइए, हम लोग क्या कर देंगे, आपको जियोग्राफी वाला सेशन भी कहीं ना कहीं 6 से लेकर के 12 तक को पढ़ा देंगे। जो जियोग्राफी में बेसिकली पढ़ना है वो 11th और 12th का जो एनसीईआरटी बुक है जियोग्राफी का, उसे पढ़ना है। लेकिन फिर भी हम लोग शुरू करेंगे तो हम लोग क्या पढ़ लेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11th और 12th में, यानी कि जो भी पढ़ेंगे प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। हम ये पढ़ा भी रहे हैं तो आपको बता दें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले 2 दिन पढ़ा लिए, तीसरा दिन जितना भी एमसीक्यू हुआ सबको हम लोग अभी सोल्यूशन करवा देंगे। चौथा, ये तो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसके लास्ट में कुछ एमसीक्यू दिया गया है, इसमें एमसीक्यू कम है, 5-6 ही है। इसका रीजन यह है कि इसमें उतना क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। जैसे पहला चैप्टर कैसे मोटा मोटी नॉलेज के लिए पढ़े थे, वैसे ये मोटा मोटी नॉलेज के लिए है। यहाँ से उतना तथ्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम तथ्य बना दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक तथ्य दिखाई दिया होगा, एक तथ्य कि ये कहाँ पे पाया जाता है, दक्षिण भारत में, खास करके महाराष्ट्र वाले एरिया में। वैसे यहाँ पर है कि इसके कुछ राज्य हैं जो राज्य क्या करता है, इसकी खेती करता है। एक तो पश्चिम बंगाल है सबसे आगे, पश्चिम बंगाल, और दूसरा जो है वो दूसरा आपको दिखाई देगा बिहार, दूसरा आपको दिखाई देगा बिहार। फिर बिहार में भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जैसे कटिहार, जैसे मधेपुरा, सहरसा,
ये सब जो एरिया है ये क्यों होता है हम पढ़ेंगे आगे चल के। मधेपुरा, सहरसा, इन सब एरिया में क्या होता है, कहीं ना कहीं खेती ज़्यादा किया जाता है बिहार वाले एरिया में। यानी कि ये तथ्य हो गया। फिर से एक बार पर्सन के बारे में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होगा तो वर्षा ऋतु में होगा। दूसरा, इसको विकसित करने के लिए हम लोग गीला करके यानी कि पानी में डुबोकर छोड़ देते हैं। तीसरा, कुछ तथ्य है कि ये कुछ विशेष राज्यों में इसकी खेती की जाती है, उसमें पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, क्योंकि यहाँ पे वर्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। प्लस में ये जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा की मात्रा, मिट्टी की मात्रा ये सब ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ जो बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो ज़्यादा मतलब फेमस है इसके लिए, वो एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं परसल की खेती करते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर बड़ी तेजी बोलते हैं, ठीक है, बात को समझिए। आपको पढ़ाने के लिए हम स्लो भी पढ़ा देंगे। समस्या क्या है कि हम नोटिस किए हैं कि जो टीचर स्लो पढ़ाते हैं ना यूट्यूब पे, उनको बच्चा 1.5 मल्टीपल पे या 2 मल्टीपल पे देखने लगता है। तो क्यों ना तुम करो, इससे पहले हम ही अपना स्पीड बढ़ा देते हैं। और आप में से किसी के पास क्षमता है तो मेरा वीडियो को 2 गुना पे पढ़ के दिखाइए, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। हम खुद ही अपने अंदर में नेचुरली तरीके से क्या कर लिए हैं, 2 गुना कर लिए हैं। उसके पीछे एक और रीजन यह है कि हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, रियलिटी बता रहे हैं। एक जो क्या है ना कि हम लोग जो पढ़ाने का नेचर है, कॉमेडी कर करके हर एक पॉइंट का एग्जाम्पल देना, हर एक पॉइंट के लिए समझाना, ज़्यादा मोटिवेट करना। हम जो पढ़ाते हैं घंटा ना ऑफलाइन में, तो आधा घंटा पढ़ाता हूँ, आधा घंटा केवल मोटिवेट करता हूँ, कॉमेडी करता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा करेंगे तो लंबा चला जाएगा। और बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं ना जिनको ये सब चीज़ पसंद नहीं आता है। तो कोई भी जब टीचर जब यूट्यूब पे आता है ना, तो वो अपने कुछ चीज़ों पे कंट्रोल करके आता है। जैसे मैं भी कंट्रोल करके आया कि कॉमेडी वाला बात नहीं बोलना है, एक लड़कों का जो हम इंसल्ट करते हैं वो ज़्यादा इंसल्ट नहीं करना है। दूसरा, जो शहर वालों को हम इंसल्ट करते हैं, शहर वालों को इंसल्ट नहीं करना है। फिर भी लेकिन दिख जाता है कहीं ना कहीं, वो चीज़ दिख जाता है। तो तेज़ी के लिए आप लोग वो गलत नहीं समझिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि मतलब क्या किया जाए, इसको सही किया जाए। देखिए वैसे भी मुझे ये लगता है ना, मतलब कि एक चीज़ जो है स्टूडेंट के दौरान में, वो चीज़ है ईमानदारी और सहनशीलता के साथ में आगे बढ़ना। हर चीज़ मतलब आप जैसे स्टूडेंट हैं तो कोई सारा बच्चा ऐसा होता है जो एग्रेसिव मूड में रहता है, आप एकदम शांत रह के पढ़िए, एकदम धैर्य रख के पढ़िए। माउंट एवरेस्ट पे या किसी भी पहाड़ पे चढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है बेटा, वो व्यक्ति अपना शरीर को झुका कर चढ़ता है, और जो उतरने वाला व्यक्ति होता है वो अपने शरीर को आकर कर उतरता है। तो अगर आप भी आगे बढ़ने वालों में से हैं, आप भी ऊपर चढ़ने वालों में से हैं, तो अपनी गर्दन को झुका कर रखिए, अपने शरीर को झुका कर रखिए। और अगर आप नीचे उतरने वाले में से हैं, अगर आप गिरने वालों में से हैं, तो आप क्या करिए, अपनी बॉडी को आकर कर रखिए। हम लोग काफ़ी ज़्यादा अभी बात करेंगे, धीरे धीरे हमको 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का समय लगेगा हमको भी फ्लो में आने में। हम लोग काफ़ी अच्छे से जर्नी को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग कोई पढ़ रहे हो, अभी जो वीडियो देख रहे हो पढ़ रहे होगे, तो आप एकदम निश्चिंत होकर के आपको किसी भी माध्यम से पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। बस आप मोटा मोटी यहाँ पे वीडियो देखिए और जाकर क्या करिए, आप किताब को पढ़िए। लास्ट में जो टेस्ट लेंगे, अगर आप इस एरिया के स्टूडेंट हैं तो आप आकर के टेस्ट दीजिए। अगर इस एरिया के स्टूडेंट नहीं है तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट पेपर का डिस्कशन करेंगे। जैसे अभी पिछले संडे को यानी कि कल हम लोग टेस्ट लिए हैं और कल का पेपर है, हम लास्ट में आपको दिखाएंगे कि हम लोगों ने 30-25 क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है हम लोगों ने उसको ऐड किया है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर आप इस एरिया के बच्चे हैं तो प्लीज़ टेस्ट में आइए। इससे क्या होगा, आपको माहौल मिलेगा। माहौल किसका मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको एक कॉम्पिटिशन का। आप जब टेस्ट दीजिएगा, आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है, 50 में 45 आया, आपको घर पे लगेगा कि हमसे आगे तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब क्लास में आइएगा तो बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा जो आपसे ज़्यादा मार्क्स लेकर के आएगा। जो आपसे ज़्यादा मार्क्स लेकर के आया होगा तब आपको लगेगा कि नहीं, काम और करना है। अगर आपको 50 में 49 नंबर आ गया तब आप तो और कूदिएगा घर पे कि अरे मेरा तो 50 में 49 आ रहा है, हमको बहुत बढ़िया तैयारी हो चुका है। लेकिन जैसे ही आप आते हैं 50 में 50 वालों के पास, तो लगता है, और ऐसा होता है कोचिंग में, किसी भी कोचिंग में, कि जैसे ही आप टेस्ट देने आते हैं, आप बहुत तैयारी करके आए लेकिन फिर भी आपका मार्क्स कम आता है, किसी से मार्क्स ज़्यादा आ जाता है। अगर मार्क्स ज़्यादा भी आया तो कोई तो आपसे थोड़ा सा ही नीचे होता है, तो डर रहता है कि अगली बार ये मेरे से टॉप ना कर जाए। तो ये सब चीज़ें हैं ऑफलाइन में जो चीज़ जरूरी है। और कंपटीशन कहीं ना कहीं जरूरी है। आप कब तक भागते रहिएगा टेस्ट सीरीज से, आप कब तक भागते रहिएगा टेस्ट से, आप कब तक भागेगा प्रैक्टिस सेट से। अगर आपको माँ बाप को सपनों को पूरा करना है, अगर आपको एक्चुअल तौर पे जॉब चाहिए, अगर सच में आपके घर में जॉब की आवश्यकता है तब तो करना पड़ेगा भाई। अगर नहीं है, जो आइए देखिए, मन करेगा देखिए, नहीं मन करेगा नहीं देखिए। आज मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़िए, कल किसी और पे पढ़िएगा। ऐसे करते करते समय बीत जाएगा, ना आप घर के रहिएगा ना घाट के रहिएगा। और मैं बताया था पहले भी कि जब जमीन होता है ना सड़क पे, तो जमीन का बहुत कीमत होता है, लेकिन जब आदमी सड़क पर होता है ना तो उसका कोई कीमत नहीं होता। तो इससे पहले कि आपकी स्थिति रोड पे आने जैसी हो जाए और आपका कीमत 0 के बराबर हो जाए, वैसा आप काम नहीं करिए। अभी मौका है कुछ कर गुजरने का। क्यों बैठ कर देखता है अपने हाथ की लकीरों को, उठ खड़ा हो, मेहनत करो, बदल दे अपने तकदीरों को। आजा आगे बढ़ते। यहाँ एक जो अगला है वो है वस्त्र बनाने की विधियाँ। ये प्रमुख शब्दावली उसमें दिया है। एक दिया है यहाँ पे कपास ओटना। मतलब क्या होता है कि कपास के लिए हम लोग मशीन का यूज नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं बेटा, सीधा कपास को जाते हैं, हाथ से ऐसे ऐसे तोड़ लेते हैं। जैसे फूल तोड़ा जाता है वैसे फूल के माध्यम से ऐसे ऐसे तोड़ लेते हैं। बेसिकली ये फूल ही होता है, फूल के माध्यम से तोड़ लेते हैं। तो कपास को फसल से तोड़ कर लाना या कपास के फसल को काटने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ओटना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पहला जो शब्द इसमें दिया है वो पहला शब्द कौन सा है, ओटना। पहला शब्द है ओटना।
दूसरा जो इसमें शब्द एक्सप्लेन किया है वो है, एक होता है आपका कताई, कताई, कताई। और कताई क्या होता है? बेसिकली धागा जो होता है, मतलब रेशम, जब रेशम से आप धागा को बनाते हैं, धागा को बनाते हैं, या रुई से आप धागा को बनाते हैं, उसे हम कताई कहते हैं। खैर ये इतना लेंदी है नहीं जितना हम पढ़ा रहे हैं, सीधा समझिए ना कि आप रुई को लेकर के आए तो रुई से तो सीधा आप कपड़ा बनाइएगा नहीं, उसे पहले धागा के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो जो रेशम से आप धागा बना रहे हैं ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कताई बोलते हैं। जैसे चरखा के माध्यम से क्या होता है कि आपका जो नेचुरल तरीके से जो आप खेत से लेकर के आए हो, उखाड़ करके जो भी कपास या रेशम जो भी, उसको हम क्या करते हैं? यहाँ पे बुनते हैं, और बुनने के बाद इसमें कपड़ा नहीं बनता है, इसमें बनता है कैसे? आपका ऊन। क्या बनता है? ऊन। या इसमें क्या बनता है? धागा बनता है। तो वो जो रेशम से धागा बनाने की प्रक्रिया है, या जो आप लेकर के आए खेत से, और जब उससे धागा बनाइएगा तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगा? कताई कहलाएगा। शब्दावली को बस पढ़िएगा, ज़्यादा उतना जरूरी है नहीं है टॉपिक। तीसरा एक होता है आपका बुनाई। एक क्या होता है आपका? बुनाई। यहाँ पे दिया हुआ है बुनाई, जो धागा बना। पहले समझ में आ रहा है ना कि पहले हम बताया ओटना, कपास को ले करके आए, पहला चरण हो गया। दूसरा आप उसको धागा में कन्वर्ट किए, ये दूसरा चरण हो गया। तीसरा अब धागे को आप बुनिएगा, जैसे ऊन को क्या करते हैं आप बुनते हैं स्वेटर बुनने के लिए, तो वो क्या हो गया आपका? बुनाई। क्या हो गया? बुनाई। यहाँ पे दिखा गया है, पहले ओटना, फिर कताई, फिर बुनाई। चौथा जो इसमें दिया है वो दिया हथकरघा के बारे में। हथकरघा के बारे में, हथकरघा कहने का मतलब क्या है कि जो हाथ से काम किया जाता है और उसमें धागा नहीं है। मतलब जैसे चटाई आप बिनते हो तो चटाई के लिए क्या करते हैं हम लोग? लेकर के आए, मतलब किसी भी सामान को, और उसको एक ऐसे आगे की ओर बढ़ाएं, एक ऐसे बढ़ाएं, मतलब एक ऊर्ध्वाधर रूप से, एक क्षैतिज रूप से, उसको क्या करते हैं? ऐसे करके बुन देते हैं। और जब ये हाथों के माध्यम से होगा, कोई मशीनरी चीज़ का इंटरफेयर नहीं होगा इसमें, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हथकरघा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हथकरघा बोलेंगे। दूसरा आपसे कोई बोले कि कपड़े का निर्माण कैसे होता है, तो एक तो उसमें शब्द आएगा बुनाई। मतलब ये क्या करेंगे? पहले ऐसे ऐसे करके हम लोग कांटा से, लड़कियां गांव में आप लोग देखते होंगे कि वो लोग बैठ जाएगी, दो लेडीज रहेगी, दो ले लेगी, एक लेडीज और दो एक लेडीज ऊपर बताते रहेगी कि जाना हाँ फलानवा के बेटा है ऐसे, जाना है फलानवा के बेटी है ऐसे, वो अपना बात करते रहती है। तो वो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बुनाई कहलाता है। लेकिन लास्ट में वो खुल न जाए इसके लिए क्या किया जाता है? उसको बांधा जाता है। यानी कि बुनाई के साथ साथ एक और प्रक्रिया होती है, और वो प्रक्रिया कौन सी होती है? बंधाई वाली प्रक्रिया। बंधाई वाली प्रक्रिया यानी कि यही शर्ट देखिए ना कि शर्ट को जो ऐसे इन्वॉल्व किया गया है, ये वाला बताना भाई ये शर्ट कैसा लग रहा है, आप ही लोग को दिखाने के लिए हम पहन के आए हैं, नहीं तो भाई काफ़ी धोने में मेहनत लगता है, हम लोग धोते नहीं है घर पे। क्या छोड़िए इसको। ये जो लगा है, ये जो कपड़ा जैसा दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल तौर पर क्या हुआ? ये बुनाई हो गया। लेकिन ये खुल ना जाए इसके लिए क्या किया गया? कहीं ना कहीं एक बांधा गया है चारों तरफ से, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? बंधाई कहलाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि कपड़े का निर्माण कैसे होता है, यानी कि वस्त्र का निर्माण कैसे होता है, तो बुनाई और बंधाई के माध्यम से। और आपसे पूछेगा धागे का निर्माण कैसे होता है, तो धागे का निर्माण होता है, या तंतु का निर्माण कैसे होता है, तो वो होता है कताई के माध्यम से। यानी कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। दो शब्द आया। पहला शब्द है कि धागा कैसे बनता है, और धागा को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? तंतु। तंतु कि तंतु कैसे बनेगा, और दूसरा कपड़ा। कपड़ा कहने का मतलब क्या है कि वस्त्र कैसे बनेगा। तो इसके लिए जो शब्द है वो शब्द है कताई, कि आपको क्या करना है? कताई करना है। क्या करना है? कताई। और कताई का सीधा मतलब क्या होता है कि जो रेशम जो है, जो आप खेत से उठा कर लाए हो, उस रेशम से क्या कर देना? धागा को बना देना। ये जो प्रक्रिया कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? कताई कहलाएगा। दूसरा वस्त्र क्या होता है? तो वस्त्र में आप इसी धागा को क्या करिएगा? बुनाइएगा। तो इसमें बुनाई होगा, और बुनाई से खुल जाएगा तो प्लस में क्या होगा? बंधाई होगा। क्या होगा? बंधाई। तो बुनाई प्लस बंधाई इक्वल टू वस्त्रा की बनाई। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है धागा, ये रेशम से धागा बनाई इक्वल टू वह प्रक्रिया कताई कहलाई। ठीक है, फिर से एक बार बोल देता हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या बोल दिया। जब हम लोग धागा बनाएंगे खेत से ला करके रेशम को, तो वह प्रक्रिया कहलाएगा कताई। और जब हम लोग वही रेशम को बुन के बांध देंगे तो वो क्या बन जाएगा? कपड़े का निर्माण या वस्त्र का निर्माण। आगे आते हैं हम लोग। एक बार फिर से इसको रिकैप कर देता हूँ मैं, इससे पहले फिर से एक बार। ये वस्त्र बनाने की विधियाँ थी, ये वस्त्र बनाने की विधियाँ थी। ये हम बताए 5 शब्द को बताए, 1 2 3 4 5। पहले बताया ओटना। ओटना तो ये क्या हुआ? खेत से कपास को लाना। दूसरा बताया गया कताई। कताई क्या हुआ? रेशम से धागा बनाना। चौथा हुआ बुनाई, तो धागा को कपड़े में क्या करना? कपड़े के माध्यम से उसको मतलब कपड़े में कन्वर्ट करना, वो क्या हो गया? बुनाई। और बुनाई किया हुआ कपड़ा खुल न जाए तो उसके लिए हम लास्ट में क्या करते हैं? बंधाई। क्या करते हैं? बंधाई। तो ये बंधाई हो गया। और लास्ट में हुआ हथकरघा। हथकरघा क्या होता है? हाथ के माध्यम से किसी वस्त्र का या किसी जैसे चटाई बनता है ना, तो चटाई का जो प्रक्रिया कराएगा वो क्या कहलाएगा? हथकरघा कहलाएगा। ठीक है, तो ये है। आगे हम लोग आते हैं। ये पटसन हो गया, बनाने की विधियां हो गई। आगे जो है वो ये बता दिए,
अब जो है वो वस्त्रों का इतिहास। वस्त्रों का इतिहास को पहले देखिए कि क्या दिखाया हुआ है कि वस्त्रों का इतिहास, यानी कि वस्त्र का इतिहास क्या रहा है। ए भाई रुको रुको रुको, ये लड़की का फोटो है, तुम लोग इसी को देखते रहेगा, आगे हम लोग आते हैं। ये तुम लोग इसको देखो, ये जो दिख रही है, ये दिख रही है कि कपड़े के छाल को पहना हुआ है, और ये जो महिला दिख रही है वो कैसे पहनी हुई है, कपड़े को छाल को पहनी हुई है। इस दादी को देखिए, ये दादी अच्छे से एकदम सिंपल, एकदम सुंदर से साड़ी पहनी हुई है, एकदम पूरा देख रही है बूढ़ों को ध्यान से। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कपड़े का इतिहास है, यानी कि पुराने जमाने के लोगों के पास ऐसा कपड़ा नहीं था। वो लोग क्या करते थे, अलग अलग पेड़ों के छालों को पहन करके अपने जीवन का यापन करते थे। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों पहनते थे, तो इसलिए नहीं पहनते थे कि हमको दूसरे को इंप्रेस करना है या हमें क्या करना है, अपने शरीर को दूसरे की सेफ्टी से बचाना है। यहाँ पे होता था बात केवल मौसम से बचने के लिए। मौसम के अलावा यहाँ पे कोई ऐसा ठंड लग रहा है तो क्या करेगा आदमी, पहनेगा ही पहनेगा वस्त्र को। तो ये जो है मतलब ये जो टॉपिक, ये जो पॉइंट हमें समझाने का प्रयास कर रहा है वस्त्रों का इतिहास, यह बताने का प्रयास कर रहा है बाबू मेरे, बेटा मेरे, कि पुराने जमाने के जो लोग थे वो पुराने जमाने के लोगों के पास आज का जो आधुनिक वस्त्र है वो आधुनिक वस्त्र उपस्थित नहीं है। आज जो आप अलग अलग कपड़े पहन रहे हो, अलग अलग प्रकार के, मतलब शर्ट पैंट ये वो पहले के लोगों के पास ऐसा कपड़ा उपस्थित नहीं था। तो मन में सवाल आएगा, क्योंकि ये 6 क्लास के बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, तो 6 क्लास के बच्चे के मन में ख्याल आएगा कि सर तो क्या पहनते थे। तो बस इसमें कहा गया है कि पुराने जो जमाने के लोग थे वह कपड़े की छाल को पहनते थे। कपड़े बोल रहे हैं, पेड़ की छाल को पहनते थे, पेड़ की छाल को पहनकर अपना जीवन यापन करते थे। पहली बार जो हमें मिलता है वस्त्र का कहीं पे चर्चा मिलता है तो मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी, इसे नहीं दिया मैं बताता रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता में। और उसमें क्या किया गया है, पहली बार कपास का चर्चा किया गया है, कपास का चर्चा किया गया है। और इस कपास के लिए उसमें लिखा गया है कि ये लोग यूनानी लोग जो है वो कपास को क्या बोलते थे, सिंडन बोलते थे। आप लोग पढ़े होंगे, सिंडन बोलते थे। क्या बोलते थे, सिंडन बोलते थे। फिर से एक बार वस्त्रों का इतिहास क्या समझाने का प्रयास कर रहा है कि अभी जो आप वस्त्र पहन रहे हो, अभी कई एक और होता है, मैं बताया था अभी कि 2 तरह का वस्त्र होता है, मानव निर्मित वस्त्र, और एक कौन सा होता है आपका प्राकृतिक तंतु, मतलब तंतु जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है प्राकृतिक तंतु और दूसरा जो होता है वो आर्टिफिशियल यानी कि मानव निर्मित तंतु या सिंथेटिक फाइबर। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं तकनीकी वस्त्र। आप देखे होंगे कोरोना के दौरान क्या आया, कीट आया, या जब कोई बम को डिफ्यूज करने जाता है देखे होंगे कि वो बहुत ज़्यादा वो पहन कर जाता है, या कोई जब स्पेस में जाता है तो वो एक दूसरे तरह का कपड़ा पहन कर जाता है, उसको हम टेक्निकल क्लॉथ बोलते हैं या टेक्निकल फाइबर बोलते हैं। या वो जो वस्त्र है वो वस्त्र दूसरा होता है, यानी कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में वस्त्र 3 प्रकार का हो गया है, एक प्राकृतिक, एक तो कृत्रिम, और कृत्रिम में भी जो सेफ्टी के लिए टेक्नोलॉजी के लिए बनाया जा रहा है वो क्या हो जाएगा आपका तकनीकी वस्त्र। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतना जो आप देख रहे हो ताम झाम, ये पहले कैसे था। तो पहले के जमानों के पास इतना ज़्यादा, पहले के ज़माने के लोगों के पास इतना ज़्यादा तामझाम नहीं था। क्या था उनके पास, एक था पेड़ की छाल, और ये क्या करते थे, अपने अंगों को छिपाने के लिए या अपने शरीर को ढकने के लिए या मौसम से बचने के लिए क्या करते थे, कहीं ना कहीं पेड़ की छाल को ही बांधते थे। ये वाला स्लाइड पे कुछ बताया नहीं, इसमें भाई गलती से ये लड़की वाला फोटो दे दिया है। अब हम पढ़ा रहे होंगे, आप लोग का ध्यान केवल इसी के ऊपर रहेगा, और उसमें है भी आप विदेशी। हम लोग को ऐसे ही कोई विदेशी लड़की देखते तो देखते कि भाई ये क्या बोल रही है, वो बोलेगी तो लोग सुनते रहते हैं, वाट कैन आई डू, तुम देखते हैं क्या बोल रही हो भाई, कि मांगत या खाए खातिर, और वो बोलता है व्हाट आर यू डूइंग, तो क्या बोल रही है, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे करके खोड़ छोड़िए। इसलिए ये स्लाइड को नहीं बताया गया, ये सेम ही है, ये वाला दोनों सेम ही है। आगे हम लोग आते हैं, हमने क्या सीखा। तो बेसिकली जो हम सीखे इसमें वो पूरा का पूरा हम क्या कर दे रहे हैं, आपको एक बार रिकैप कर दे रहे हैं कि हम लोगों ने जो टॉपिक को स्टार्ट किया था उसका नाम था तंतु से वस्त्र तक, यानी कि धागे से वस्त्र का निर्माण कैसे होता है। हम लोगों ने देखा कि तंतु क्या है, जो पतलेदार रेशम होते हैं वही रेशम क्या कहलाता है, या वो जो रेशा होता है वो रेशा क्या कहलाता है, तंतु कहलाता है। और ये जो तंतु होता है उस तंतु से ही क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं कपड़ों का निर्माण किया जाता है। दूसरा, ये जो तंतु होता है यह तंतु 2 प्रकार का होता है। एक हमें प्राकृतिक द्वारा दिए गए कुछ जानवर और पादप से प्राप्त होता है, जिसमें जैसे कुछ पादप से प्राप्त होता है जिसे हम बोलते हैं कपास और जूट, जिसके बारे में पढ़ाया गया। और कुछ जो होता है वो हमें जंतु से प्राप्त होता है, जैसे कि ऊन और जैसे कि रेशम। इसके बारे में एनसीईआरटी एक्सप्लेन नहीं किया तो हम नहीं पढ़ाएंगे, आगे चल के पढ़ाएंगे। दूसरा, जो पटसन होता है, पटसन से पहले जो कपास होता है वो कपास काली मिट्टी में उगाया जाता है, उसके लिए तापमान अधिक चाहिए। दक्षिण भारत में इसकी खेती होती है, खास करके महाराष्ट्र वाले इलाके में। दूसरा, जब कपास विकसित अवस्था में होता है तो फूल के जैसा गोल फूल जैसा हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गोलक बोलते हैं। अगला जो पढ़ाया गया वो पढ़ाया गया पटसन के बारे में। पटसन करने का मतलब क्या है कि पटसन की जो खेती होती है वो अधिक वर्षा वाले
क्षेत्रों में होती है। दूसरा, इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं गीला करके या पानी में डुबो करके छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम आगे सीखे कि वस्त्रों का इतिहास क्या है, या एक हम लोगों ने सीखा कि जो वस्त्र बनाने की तकनीक है वो तकनीक कौन कौन सी है। तो पहले आप लोग कपास को लेकर के आते हो तो वो हाथ से लेकर के आ जाता है, उसको ओटना बोला जाता है। जब उस रेशे को आप धागा बनाते हो चरखा के माध्यम से, उसे कताई कहा जाता है। और जब उसी धागा को आप क्या करते हो, बुनते हो मशीन के माध्यम से या हाथ के माध्यम से, और जब उसको लास्ट में आप बांध देते हो तो वो क्या कहलाता है, कपड़ा कहलाता है। और लास्ट में कुछ ऐसा चरण है जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट का यूज ही नहीं करते, वो हस्तलिपि के लिए ही फेमस है, जैसे चटाई का निर्माण करना, ये सब हाथ के लिए ही प्रसिद्ध है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक कलसू भी होता है, वो तार के पत्ते को लेकर के आइए, ऐसा करके कलसू पे ऐसे कर दीजिए, बना दीजिए। तो ये जो हाथ से जो बनाया जाएगा रेशम के माध्यम से, उसे हम क्या बोलेंगे, कहीं ना कहीं हस्त करघा बोलेंगे, कहीं ना कहीं जो बंधाएगा उसे बंधाई बोलेंगे, कहीं ना कहीं जब बुनाएगा तो उसे बुनाई बोलेंगे, और रेशा से धागा बनेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कताई बोलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं आगे पॉइंट के ऊपर, अब यहां से जो शुरू हुआ है, हमने क्या सीखा, यहां पे हम लोग आते हैं आगे में। ये क्वेश्चन आ गया, जैसे बताया गया था कि इसमें कुछ लास्ट में हम लोग एमसीक्यू को करेंगे, लास्ट में हम लोग एमसीक्यू को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसी टॉपिक का एमसीक्यू है कि वैसे वस्तु के तंतु जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो अभी आपको बताया गया कि जो वस्तु एवं तंतु दोनों से प्राप्त होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे प्राकृतिक तंतु। उसे हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक तंतु। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक तंतु। प्राकृतिक तंतु यहाँ पे दिया हुआ है, प्राकृतिक तंतु। दूसरा, आगे आते हैं, यहाँ पे दिया गया कि मानव निर्मित जो तंतु है वो निम्नलिखित में से कौन है। तो पॉलिस्टर भी है, नायलॉन भी है, कपास जो है वो खेती होता है इसका, तो ये मानव निर्मित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको दोनों हो जाएगा। यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, कहीं ना कहीं आपके मानव के द्वारा, मतलब लेबोरेटरी में क्या किया जाता है, मानव के द्वारा बनाया जाता है। वैसे ही आगे आइए, जो तीसरा जो क्वेश्चन है वह कि बिहार के किस जिले में जूट उगाया जाता है। तो अभी जैसे मैं बता रहा था कि इसमें क्या हो जाएगा, आपका कटिहार भी हो जाएगा, इसमें आपका मधेपुरा भी हो जाएगा, इसमें आपका सहरसा भी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सहरसा भी हो जाएगा। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से सभी। आगे आइए, ये क्वेश्चन है जो लास्ट में दिया है कि रेशा से धागा, देखो ये इंपॉर्टेंट है, रेशा से धागा बनाने की विधि क्या कहलाती है। तो चरखा से हम लोग बनाते हैं और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कताई। क्या बोलते हैं, कताई। अगला आइए, धागों से वस्त्र बनाने की विधियां हैं। अभी बताया गया था कि रेशा से धागा बनाना कताई कहलाएगा, और धागे को बुनना और बांधना क्या कहलाएगा, कपड़े वस्त्र का निर्माण कहलाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वस्त्र का निर्माण, यानी कि वस्त्र बनाने की विधियां कौन कौन सी है। तो बुनाई भी हो जाएगा, बुनाई भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुनाई एवं बंधाई दोनों। ठीक है, आगे आइए। ये जो लड़की वाला यहाँ पे बात थोड़ा सा बोला जा रहा था, मैं बड़ा अजीब फील कर रहा हूँ। होता क्या है ना कि हर आदमी हर दौर से गुजरता है, ये बात 100% सच्चाई है कि जो आदमी है, आप हो चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, उसको कहीं ना कहीं हर दौर से गुजरा है। वो एक फेज आएगा जब वो बहुत ज़्यादा पढ़ेगा भी, स्टूडेंट वाला में एक फेज आएगा जब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, एक फेज आएगा जब बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगा, एक फेज आएगा जब वो क्या करेगा, जो लड़का है तो उसको लड़कियों की नॉलेज होगी, लड़की है तो लड़कों का नॉलेज होगा। तो हम भी लड़के हैं तो मुझे कुछ लड़कियों की नॉलेज है, रिलेशनशिप की नॉलेज है। तो इसी माध्यम से लगता है कि ये सब जो है ना, मतलब वो वेस्ट है। ये बेसिकली इसीलिए के लिए डाला गया था कि आपको थोड़ा सा क्या किया जाए, बताया जाए कि इसमें क्या होता है ना, जर्नी की शुरुआत होती है काफ़ी शानदार तरीके से, और जो जर्नी की समाप्ति होती है वो बहुत ही अजीब तरीके से होती है। इसमें जैसे कोई जर्नी का शुरुआत हुआ तो पहले होगा कि दिल की हसरत जुबां पे आने लगी, उसको देखा तो जिंदगी मुस्कुराने लगी, दिल की इंतहा है या है ये दीवानगी, क्योंकि हर सूरत में उसकी सूरत नजर आने लगी। तो जर्नी यहाँ से शुरू होगी। फिर जब झगड़ा होगा तो न दिल होता, न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, न तुम इतनी खूबसूरत होती, न दिल तुझ पे फिदा होता। फिर जब झगड़ा होगा, जब विवाद हो जाएगा, जब शादी हो जाएगा, और शादी करने के बाद जब उसके बच्चे आते हैं वापस, तो पूछते हैं कभी रास्ता में मिलने पर, तुम देखती हो तो ध्यान से, तो ध्यान से देखती तो बोलती है, उसका बच्चा बोलता है या बोलती है उसकी बेटी या बेटा कि ये कौन है, तो बोलता है कि ये गांव के ही हैं, मामा लगते हैं, ऐसा करके बोल देती है। तो उसके लिए भी एक लाइन है कि शक्ल साफ दिखाई दिया जब आंखों से मोहब्बत की धूल गई, खाया करती थी वो हर बात पे मेरी कसम, वो सब का सब फिजूल गई। और जो लड़की हाथों पर लिखे घुमा करती थी मेहंदी से नाम मेरा, यकीन मानो मेरे दोस्त, समय आया तो वो मेरी नाम तक भूल गई। खैर छोड़िए, आप लोग ये जर्नी, अगर कोई बच्चा बात करते हो तो थोड़ा सा सुधरिए। ये उमंग है, ये जो उम्र है ना, ये उम्र बहुत कुछ करवा सकता है। आपको 2 पोल चुनना है, एक पोल ऐसा चुनिए या एक अपना ऑप्शन ऐसा चुनिए जिसमें आपको केवल विनाश दिखाई देगा, जिसमें कई सारे लोगों ने अपने विनाश को अपनाया है, और एक ऐसा है जिसमें आप उभरता हुआ चांद बन सकते हैं, सितारा बन सकते हैं, सूरज बन सकते हैं। तो आप चुनिए आपको क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। क्योंकि अगर आपको मेहनत करना है, अगर आपको सफल होना है, अगर आपकी घर की समस्याओं को दूर करना है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ही दूर हटना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को आपको ही छोड़ना पड़ेगा।
अच्छाई को आपको ही अपनाना पड़ेगा, अच्छे ग्रुप में आपको ही रहना पड़ेगा। खैर छोड़िए, ज़्यादा बोलेंगे तो ये हो जाएगा। खैर हम आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। ये क्वेश्चन बताया गया था, मैं थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूँ। हम लोग जो टेस्ट लिए थे पहले भी हम बताए थे कि हम लोग क्या करेंगे, हर संडे टू संडे हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। तो ये टेस्ट का हमारा क्वेश्चन है। 5 मिनट हम लोग तेजी में क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि केले का कौन सा भाग खाया जाता है। तो केले का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, इसमें दिया ही नहीं है। केले का हम लोग फल खाते हैं, यहाँ पे गलत दे दिया गया है। केले का हम लोग फल खाते हैं, केला का फल होता है। दूसरा आइए, चावल से हमें क्या मिलता है, तो चावल से हमें क्या मिलता है, चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तीसरा, वे जंतु जो दूसरे जंतु को खाते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं मांसाहारी। बताया गया था आपको बाघ के बारे में। तीसरा, जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है, तो जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है, गाजर। कौन सी होती है, गाजर। आलू जो होता है वो तना होता है, पालक जो होता है वो पत्ती होता है, बैगन जो होता है वो क्या होता है, फल होता है। यहाँ पे पूछा क्या चाहिए, जड़ के रूप में, तो जड़ के रूप में क्या हो जाएगा, गाजर हो जाएगा, गाजर हो जाएगा। आगे आइए, पांचवा इसमें दिया गया है, पांचवा दिया गया है कि हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ऊर्जा की प्राप्ति बताया गया था कार्बोहाइड्रेट से होगा और कहाँ से होगा, आपको वसा से होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या दिया है, वसा। तो हम लोग वसा को पढ़ लिए हैं। अगर दिया हुआ है कि आलू के पौधे का हम कौन सा भाग खाते हैं, तो आलू के पौधे का हम लोग तना खाते हैं। क्या खाते हैं, तना खाते हैं। आगे, आलू में जो उपस्थित होता है, आलू में क्या उपस्थित होता है, तो आलू में उपस्थित होता है मंड। कहा गया मंड। हम बताए थे आपको कि आपको चेक करना है मंड को, तो आप क्या करिए, आयोडीन के विलयन को डालिए आलू के ऊपर। तो वही जो क्वेश्चन पूछा है कि ये कहाँ पे होता है, तो ये कहाँ पे होता है बाबू मेरे, बेटा मेरे, तो ये होता है आलू में मंड। क्या होता है, मंड। मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं, ये थोड़ा सा पीडीएफ अलग है, क्वेश्चन वाला पीडीएफ है। आगे हम लोग आते हैं, आगे कहा गया कि रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है। तो बताया गया था कि रुक्षांश जो होता है वो फल और सब्जी से मिलता है। तो कहीं ना कहीं होगा चावल, बेसन, जल। हाँ, यहाँ पे ताजे फल एवं सब्जी, यानी कि जो पोषक तत्व में शामिल नहीं किया गया था, रुक्षांश एवं जल, उस रुक्षांश की ये बात कर रहा है कि रुक्षांश का स्रोत क्या है। तो स्रोत क्या है, ताजेदार फल एवं सब्जियां। आपसे क्वेश्चन है, अब बताइए कि रुक्षांश का काम क्या था। आप कमेंट में लिखिएगा, हम तो ऐसे देखेंगे कि किसी किसे याद है रुक्षांश का काम क्या क्या बताया गया था। अब लिखिएगा कमेंट में। आगे, मंड युक्त भोजन के उपचार के लिए विलयन डालते हैं, कल बताया गया था। अच्छा, मंड युक्त भोजन के ऊपर आयोडीन का विलयन डालने से भोजन का रंग कैसा हो जाता है, तो नीला, काला, नीला, अरे नहीं, ये भी यहाँ पे ये टाइपिंग वाले जो भैया है ना कुछ ज़्यादा यहाँ पे गलती कर दिए है। यहाँ पे होगा नीला अथवा काला, नीला अथवा काला। तो नीला होता है, काला होता है कि दोनों होता है, दोनों होता है। काला भी हो जाएगा, कभी नीला भी हो जाएगा। आगे, दलहनी पौधे किसकी समृद्धि के स्रोत है, तो ये किसके हैं, इसका ऑप्शन आगे होगा शायद प्रोटीन के। किसके हैं, प्रोटीन के दलहनी पौधे। आगे आते हैं, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटीन के। आगे हम लोग थोड़ा सा आते हैं, आगे देखिए कि लिखा हुआ है, एक सेकंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फूलों के रस को हम क्या बोलते हैं, तो फूले के रस को हम लोग मकरंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मकरंद बोलते हैं। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन हमारे भोजन का संगठक नहीं है, तो इनमें से कौन भोजन का संगठक नहीं है, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन भोजन का संगठक नहीं है। ये एक एलिमेंट है, एक तत्व है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो बताया गया था आयोडीन की कमी से होता है। इसमें जो एक होता है थायराइड ग्रंथि, वो फूल जाता है। हम आगे चल के पढ़ेंगे इसको। किस पौधे के बीज का सेवन किया जाता है, तो बीज का सेवन हम लोग करते हैं किसका, सोयाबीन का। किसका, सोयाबीन का। पालक पत्ती है, गोभी फूल है, और सेब क्या है, फल है। हम तेजी से इसलिए पढ़ा रहे हैं ना कि वीडियो मेरा लंबा नहीं होना चाहिए, हम लोग टारगेट बना करके आते हैं कि 50 मिनट के आसपास में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जिसको जो डाउट होगा वो क्या करेगा, आप नंबर दिया गया था कल, ये सब जो पढ़ा रहे हैं उसका PDF चाहिए तो आप नंबर पे मैसेज करेगा 7050876086। कई लोग एडवाइस दे रहे थे सर टेलीग्राम बना लीजिए ना, ये व्हाट्सएप नंबर कोचिंग का ही है, इसका यही सब काम है, PDF को सेंड करना, PDF को रिसीव करना। तो अभी आप लोग नंबर पे मैसेज करिए, फिर जब समय आएगा तो टेलीग्राम भी हम लोग बना ही लेंगे। हर काम हर समय नहीं हो सकता है, एक रणनीति हम लोग के टीम का भी है, उसी रणनीति को मानते हुए हम लोगों ने क्या किया है, पहले सोचा है कि पहले नंबर को क्या किया जाए, शो ऑफ किया जाता है। नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, आज जो पढ़ाया उसका PDF चाहिए तो क्या करिएगा, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। जो बच्चे ऑफलाइन में हमसे पढ़े हुए होंगे उसमें कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है, तो वो इस चक्कर में नहीं रहेगा कि पुराने वाले नोट्स के अकॉर्डिंग काम मेरा हो जाएगा। बहुत सारा चीज़ नया नया ऐड किया गया है, तो आप जो पुराने बच्चे पर देख रहे हो वीडियो को वो भी कैसे करोगे, PDF मांग लोगे, मेरा नंबर होगा आप लोगों के पास जो पुराने बच्चे हो। आगे, प्रोटीन मदद करता है, बताया गया था प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन का पाउडर पीते हैं। जो जिमर होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का पाउडर पीता है। ये जो बच्चे होते हैं वो कॉम्प्लान और बोर्नवीटा पीते हैं, क्योंकि उसमें मात्रा किसकी होती है, प्रोटीन की, और वो क्या करता है, कहीं ना कहीं शरीर का विकास करता है, शरीर का विकास करता है। आगे आइए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका स्कर्वी रोग। उसमें कहीं ऑप्शन होगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है, किधर गया, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है,
स्कर्वी रोग। आगे, लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। इसमें आरबीसी की मात्रा घट जाती है। पोषक तत्व तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है वृहद और एक होता है सूक्ष्म। निम्नलिखित में से किसे पोषक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है? तो पोषक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है रुक्षांश को। रुक्षांश को आपको बताया गया था कि रुक्षांश और जल को पोषक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है। आगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो लिखने वाला था, हम जानबूझकर टेस्ट में डाले थे कि बच्चा लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है। तो शायद ये वही वाला क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है कि किस पोषक तत्वों की आवश्यकता हमें अधिक मात्रा में होती है। तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के देख रहे थे पहले, ऑप्शन है कि नहीं है इसका? हाँ, दिया गया है। किस पोषक तत्व की आवश्यकता हमें अधिक मात्रा में होती है? तो आपको बताया गया था कि जो विटामिन है और जो खनिज लवण है उसकी आवश्यकता हमें कम मात्रा में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ये 3 वृहद पोषक तत्व है, यानी कि इसकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा चाहिए। आगे आते हैं, वे रंग जो लंबे अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण रह जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आपको आंसर लिखना था क्लास वाले में। मैंने क्या किया था ना, सुन लीजिए, इतना तेजी में पढ़ाना ठीक भी नहीं है। मैंने क्या किया था कि क्वेश्चन 2 टाइप से दिया। पहला मैंने कुछ क्वेश्चन को MCQs टाइप का दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और दूसरा मैंने लिखने के लिए दिया था। होता क्या है ना कि कई सारे बच्चे ऑप्शन को देख करके वो तुक्का मार जाते हैं और उनका सही हो जाता है, और फिर वो जज करते हैं इस हिसाब से कि मेरा जैसे इतना क्वेश्चन सही हो गया, मेरा इतना क्वेश्चन सही हो गया। जब आप लिखते हो तो आपको लगता है ऐसा कि प्रॉपर वे में सच में आपको तैयारी बहुत बढ़िया है। तो जब हम लोग ऑफलाइन में कॉपी रखा हुआ, हम लोग कॉपी भी चेक नहीं किए, जब कॉपी चेक करेंगे अभी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, तो हम लोग देखेंगे कि किस किस बच्चे का जो है लिखा वाला क्वेश्चन ज़्यादा सही है। तब उससे हम लोग बात करेंगे कि बेटा आपका तैयारी बहुत बढ़िया है, ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। और जहाँ लगा कि ये बच्चा का मतलब ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन ठीक है और लिखने वाले में गड़बड़ हो रहा है, मतलब कि उसका तैयारी कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा बढ़िया या उतना बढ़िया से कर नहीं आए थे, तो उनके ऊपर काम करेंगे। हम फिर से बता रहे हैं कि जो भी आप पढ़िएगा, अगर इस एरिया के बाद, अब देखिए जुड़िए, आप एकदम जुड़िए हमसे। अगर आप इस एरिया के हैं तो खास करके जुड़िए, और अगर दूर है तो आप जुड़िए, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से ही जुड़ रहिए, क्योंकि हम लोग अभी है ना, मतलब वो डायनेमिक हो गया है पूरा। लग रहा है हम लोग कम, मतलब कितना हम लोग हम लोग रात दिन हम लोग का टीम काम कर रहा है, कंटेंट के ऊपर, MCQ के ऊपर, ऑब्जेक्टिव के ऊपर, टेस्ट सीरीज के ऊपर। अभी आप लोग जैसे कोई बच्चा बोलेगा ना हम लोग को कि जियोग्राफी का या पॉलिटी का या किसी भी एक सब्जेक्ट का स्टार्ट कर दीजिए भैया आर्ट्स वाले सेगमेंट में, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको भी लाएंगे, क्योंकि हमें बस 2024 में और ज़्यादा करना है। 2023 जो था हम लोग इसी उमंग के साथ शुरू किए थे, लेकिन बहुत सारे, मतलब मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरी मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। इन्हीं सब रीजन से क्या हुआ, मतलब कुछ और भी इशू हुआ, फैमिली इशू, जिसके कारण से क्या हो गया, हम लोग 2023 को कंटिन्यू नहीं पकड़ पाए। तो 2023 हम उतना पढ़ ही नहीं पाए। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 2023 में जो एक पढ़ने का हैबिटेशन है 8 घंटा, 10 घंटा या 6 घंटा या 2 घंटा या 1 घंटा, जितना भी, उतना हम लोग कर नहीं पाए थे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 2024 में उस चीज़ को कंप्लीट करना है। तो आपको हर एक चीज़ प्रॉपर वे में दिखाई देगा, हर एक चीज़ पर डे वीडियो आएगा। कल संडे था, हम लोग कल वीडियो को रिकॉर्ड नहीं किए थे, आज मंडे है, आज आपको वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, कल सुबह अपलोड होगा। सप्ताह के 5 दिन हम लोग करेंगे। आगे चल के जो करंट अफेयर का वादा किया गया हम लोग उसको भी करेंगे। आप पढ़िए, अगर पढ़ने वाले तो पढ़िए, क्योंकि हम लोग पढ़ाने को इस बार तैयार हैं। आपको जो चीज़ हम लोग कर सकते, जैसे मैं भी ऑनलाइन पढ़ता था तो मुझे लगता था कि क्या क्या कमी हम कर सकते थे, क्या क्या कमियां हैं इस वीडियो के अंदर और क्या क्या कमी और दूर किया जा सकता है। हम लोग उन सब पे काम किए। जैसे पहले हम लोग विषय सूची डाले हैं कि पहले बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे कि इसमें एनसीईआरटी में क्या समझाया गया है। दूसरा हम लोग रिकैप वाला ऑप्शन डाले हुए हैं। तीसरा MCQ वाला डाले हुए हैं। चौथा, ऑनलाइन में क्या होता है कि बहुत कम ऐसे यूट्यूब चैनल है जो क्या कि एक दिन पढ़ाए और दूसरा दिन टेस्ट लिए। ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता है, काफ़ी लंबा प्लेलिस्ट बन जाता है। तो हम लोग क्या किए हैं, 2 दिन 3 दिन पढ़ाएंगे, 1 दिन टेस्ट लेंगे। वैसे 3 दिन 4 दिन पढ़ाएंगे और 1 दिन टेस्ट लेंगे। वैसे यहाँ पे आपको नंबर दिया गया, PDF मांगिए, पढ़िए, आपको मैसेज बताया जाएगा कि टेस्ट कब है। मे भी सैटरडे या संडे को टेस्ट होगा, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर इस एरिया के बच्चे हैं तो आप आकर के दीजिए। आप कब तक डरिएगा, आपको डरना कब तक है? ये भाई ऐसे काम चलने वाला ही नहीं है। अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो आप कठिन रास्तों के ऊपर से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस मंजिल की तलाश में है आप, वो बहुत कठिन है और उसको पाने के लोग बहुत चाहत रखते हैं। खैर, यहाँ पे आते हैं, लिखने वाला क्वेश्चन था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा। कहा गया है कि वे रोग जो अधिक समय तक पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है, उस रोग को हम बोलते हैं अभावजन्य रोग। और आपको बताया गया था इसके बारे में, अभावजन्य रोग। दूसरा, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन, बोलो कोई, विटामिन किस कारण होता है? विटामिन बी के कारण, विटामिन बी के कारण। तीसरा, शरीर को रोगों से कौन सा पोषक तत्व बचाता है? तो बताया गया था कि विटामिन जो होता है उसका काम ही केवल क्या होता है, रोगों से बचाना। आगे, विटामिन सी का स्रोत क्या है? जो भी कच्चे फल होते हैं, कच्चे फल होते हैं, उन कच्चे फल का काम क्या है? हमें रोगों से बचाना। प्रोटीन के स्रोत क्या है? तो एक तो दलहनी वाला हो गया, कि दलहनी सब क्या है? प्रोटीन का स्रोत है। दूसरा, अंडा मछली से भी क्या होता है? हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। खनिज लवण का काम क्या होता है? खनिज लवण का काम होता है हमें शरीर का वृद्धि करना। आप लिख देता हूँ मैं, शरीर का वृद्धि करना, वृद्धि करना। माफ़ी चाहूँगा, शायद हो सकता है कि हम लोग का कहीं पे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गया है। ऐसे MCQ पूरा कंप्लीट हो गया है। लास्ट में जो आपका वीडियो था थैंक यू वाला, बस वो थैंक यू वाला नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि आप, मतलब हम वीडियो पसंद